हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MTS एग्जाम जो कि 2020 में राजस्थान सर्किल में हुआ था, उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, डुप्लीकेट पासबुक बनाने के लिए निर्धारित फीस कितनी है। तो डुप्लीकेट पासबुक के लिए सबसे पहले आप लोग जानेंगे जो चार्जेस हैं वो लगते हैं 50 रुपये, प्लस इस पर 18% फिलहाल GST लगती है। तो 50 का 18% हो गया 9 रुपये। टोटल जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 59 रुपीज। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन आपसे ऑप्शंस में विदाउट GST ही पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 50 रुपये चार्ज लिया जाता है डुप्लीकेट पासबुक बनाने के लिए। इसके अलावा अन्य जो चार्जेस पूछे गए हैं वो ये पूछा गया है कि किसी अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो कितना चार्ज लगेगा, उसके लिए लगते हैं 100 रुपये। डुप्लीकेट पासबुक के लिए फीस देख लिया आप लोगों ने 50 रुपये। इसके अलावा डिसऑनर ऑफ चेक के लिए कितना लगता है, डिसऑनर ऑफ चेक के लिए लगता है आपका 100 रुपये चार्ज। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है लोक भविष्य निधि खाता, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है PPF खाता अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न में पूछा गया है कि जो PPF खाता है इसकी जो परिपक्वता की जो अवधि है वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में इसे एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसे एक बार में 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर अगली बार अगर कोई चाहता है इसको दोबारा से बढ़ाना तो फिर से इसे 5 वर्ष के लिए बढ़वा सकता है। अगली बार चाहता है बढ़वाना इसको तो 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़वा सकता है। इस तरीके से PPF के खाते को कई बार अनलिमिटेड टाइम्स, कई बार अनेकों बार 5-5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न आपसे कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि PPF खाते को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो एक साथ 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मैच्योरिटी टाइम पूछा जा सकता है, परिपक्वता की अवधि पूछी जा सकती है। मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 15 वर्ष, आगे 5-5 वर्ष के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 वर्ष होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसके लिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख लें कि PPF खाते को 500 रुपए न्यूनतम से खोला जा सकता है। न्यूनतम राशि कितनी चाहिए, 500 रुपए चाहिए। वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितना जमा कर सकते हैं, न्यूनतम वित्तीय वर्ष में 500 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा किया जा सकता है PPF खाते में। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे बहुत अच्छा ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन से सुनिए आप लोग। पहला सुकन्या समृद्धि अकाउंट, दूसरा PPF, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है आपका RD। तो RD के अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है, सुकन्या को ज्वाइंट नहीं खोला जा सकता है, PPF खाते को भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा मासिक आय खाते में अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है। तो MIS मंथली इनकम स्कीम के जो अकाउंट्स हैं इनको 2 तरीके से खोला जा सकता है। सिंगल अकाउंट भी खोले जाते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को 3 वयस्क व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट रूप में भी खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट के लिए लिमिट आप लोग ध्यान रखें। सिंगल अकाउंट के लिए लिमिट है 4.5 लाख रुपए। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो इसके लिए लिमिट है 9 लाख रुपए, अधिकतम 9 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट की जो लिमिट है वो 4.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं ज्वाइंट अकाउंट की जो लिमिट है वो 9 लाख रुपए से बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप लोग सही आंसर क्या हुआ। सही आंसर आप लोग ध्यान रखें 2020 की बात करेंगे तो उस समय पर
4.5 लाख रुपए से ही खोला जाता था। एक व्यक्ति के द्वारा सिंगल अकाउंट खुलेगा यानी कि 4.5 लाख रुपए का खुलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करेंगे 1 अप्रैल के बाद में, तो लिमिट बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 9 लाख रुपए कर दी गई है। 9 लाख रुपए कर दी गई है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे प्रश्न में पूछा गया है, डाकघर मासिक जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है? प्रश्न पूछा गया है कि जो MIS के जो अकाउंट्स होते हैं, इसे प्री मैच्योर रूप से इसे क्लोज करना है, यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कितना है इसका? 5 वर्ष। MIS के अकाउंट्स 5 वर्ष के लिए खोले जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूनतम कितने रुपए से खोले जाते हैं? न्यूनतम 1000 रुपए से खोले जाते हैं। कितने के गुणक में खोले जाते हैं? 1000 के गुणक में खोले जाते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। पूछा यह गया है कि समय से पहले बंद करना है, यानी कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले अगर इसको बंद करना है MIS के अकाउंट को, तो कब बंद कर सकते हैं? प्रश्न ये पूछा गया है। तो MIS के अकाउंट को प्री मैच्योर रूप से क्लोज करना है, तो अकाउंट खुलने के, अकाउंट ओपनिंग की 1 वर्ष बाद इसे आप लोग प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? तो बचत खाते का मतलब है आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को न्यूनतम 500 रुपए से खोला जाता है। न्यूनतम 500 रुपए इसी में मिनिमम बैलेंस के रूप में रखने होते हैं। अगर न्यूनतम बैलेंस अगर कोई 500 रुपए नहीं रखता है, तो 50 रुपए उनसे पेनल्टी के रूप में 1 वित्तीय वर्ष के लिए काटे जाते हैं। 3 वित्तीय वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति लेन देन नहीं करता है, तो उस अकाउंट को साइलेंट अकाउंट माना जाता है, उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट माना जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को, सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? क्या ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? तो पहले ये कन्वर्जन अलाउ था, लेकिन अब सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट में और ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6वें प्रश्न में पूछा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक किस्त कितनी देय होती है? तो एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को प्रश्न में ही दिया गया है। सबसे पहले लिखें आप लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी स्कीम लिखें आप लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों के शॉर्ट फॉर्म आप लोग ध्यान रखें, फुल नेम आपसे पूछे गए हैं। दोनों में ही 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है, इस बात का पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रीमियम सालाना देते हैं, कितना देंगे प्रीमियम? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में देते हैं 330 रुपए का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में देते हैं 12 रुपए का। अब ये जो लिमिट है वो चेंज हो गई है, कितनी हो गई है? 330 से बढ़कर के ये हो गई 436 रुपए और 12 रुपए से बढ़कर के हो गई है 20 रुपए। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे, यही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अपडेटेड डाटा आप लोग ध्यान रखें, 436 रुपए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एंट्री एज क्या है, एज लिमिट क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो लिमिट है वो है 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 70 वर्ष। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया, अंतर्देशीय पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो इनलैंड लेटर कार्ड है, ILC है, इसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो सबसे पहले आप लोग आंसर लिख लें, 5 ग्राम इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न के लिए सही आंसर। कई बार आपको ILC ना देने की बजाय वो क्या देगा? इनलैंड लेटर कार्ड लिखने की बजाय वो आपको क्या देता है? सबसे पहले आप लोग ये देखें, इनलैंड लेटर कार्ड लिखने की बजाय या तो वो आप लोगों को इनलैंड लेटर देगा या फिर आपको देगा वो लेटर कार्ड। ये दोनों वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मीनिंग एक ही होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वें प्रश्न में पूछा गया है,
पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो एक पार्सल के लिए अधिकतम जो लंबाई की जो लिमिट्स होती है, एक साइड जो उसकी जो लंबाई है उसकी टोटल 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्सल की जो लंबाई है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई की बात करें या अदर डायमेंशंस की बात करें, उनका जो टोटल है वो 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा ध्यान रखें। HO और SO के लिए, HO और SO के लिए, चाहे HO या SO में वितरण के लिए है, चाहे यहाँ से बुकिंग हो, उसके लिए जो लिमिट्स हैं वो है 20 किलोग्राम की। बात करें BO के लिए, BO में पार्सल की बात करें तो रजिस्टर्ड पार्सल 20 BO में 10 किलोग्राम तक का बुक किया जाएगा और डिलीवर्ड किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड पार्सल की बात करें तो अनरजिस्टर्ड पार्सल का यानी कि अपंजीकृत पार्सल का जो अधिकतम वजन है वो 4 किलोग्राम तक हो सकता है। तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तीनों ही प्रश्नों का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एक बुक पैकेट का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो एक बुक पैकेट के लिए अधिकतम भार हो सकता है 5 किलोग्राम। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। कंफ्यूज करने के लिए वो एक और प्रश्न पूछता है, वो ये है कि सैंपल पैकेट प्रश्न आपसे पूछता है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इस प्रश्न का आप लोग ध्यान रखें, आंसर वो होगा 2 किलोग्राम। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट की बात करें जो कि बुक पैकेट का एक टाइप्स है, इसका वजन 2 किलोग्राम है। बात करें बुक पैकेट्स के बारे में, चाहे वो बुक पैकेट सिंपल हो आपका, चाहे वो बुक पैकेट कैसा है आपका, बुक पैकेट सिंपल है तब भी उसका अधिकतम वजन कितना है? 5 किलोग्राम है। चाहे बुक पैकेट आपका उसमें कंटेनिंग प्रिंटेड पेपर्स हो या पेडिकल्स हो, उसका जो वजन है वो भी 5 किलोग्राम होता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वें प्रश्न में पूछा गया है स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो स्पीड पोस्ट आर्टिकल का अधिकतम वजन 35 किलोग्राम हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। स्पीड पोस्ट का जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख रुपए तक का किया जा सकता है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के लिए 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला है डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट यानी कि घरेलू स्पीड पोस्ट। दूसरा है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। दोनों के लिए जो वजन सीमा है वो 35 किलोग्राम होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है? तो प्रत्येक पत्र की बात करें, चाहे बात करें हम लोग पैकेट की या बात करें प्रत्येक पार्सल की, इस पर डेट स्टैंप कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की होनी ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वें प्रश्न में पूछा गया कि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, यानी कि BO की बात कर रहे हैं, या प्रश्न आप लोग पहले पढ़ लें। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अधिकतम कितने घंटों के लिए खुले रहते हैं? प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि GDS के अंडर में आने वाली ऑफिस को अधिकतम कितने समय के लिए खोला जा सकता है? उसका भी मतलब सेम ही है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उनके अंडर में आने वाली ऑफिस को अधिकतम कितने समय के लिए खोला जाता है? तो सबका मीनिंग एक ही है। प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि BO को अधिकतम कितने समय के लिए खोला जा सकता है? तो आप लोग इसका आंसर ध्यान रखें। BO को अधिकतम 5 घंटे के लिए खोला जाता है, न्यूनतम 4 घंटे के लिए खोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अधिकतम 5 घंटे के लिए खोला जा सकता है, मिनिमम 4 घंटे के लिए खोला जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न बहुत अच्छा है, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो। प्रश्न क्या है कि डाक विभाग किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? पोस्ट ऑफिस है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, प्रशासनिक नियंत्रण में किसके में आता है? प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि डाक विभाग के प्रमुख कौन है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन है। दोनों के ही आंसर याद रख लें आप लोग। डाक विभाग के प्रमुख की बात करेगा तो आप लोग इसका ध्यान रखें,
सचिव डाक विभाग यानी कि जो डाक विभाग के जो सेक्रेटरी है वही इसके सचिव वो प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख की बात करेगा तो डीजी यानी कि महानिदेशक जो होते हैं डाक विभाग के वो इसके प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ऑप्शंस देखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली यानी कि महानिदेशक डाक नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी में सचिव डाक नई दिल्ली, ये डाक विभाग के प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख नहीं होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं? तो पूरे इंडिया को डाक विभाग की सुविधाएं देने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है और 23 सर्कल्स के जो 23 हेडक्वार्टर्स हैं इनके भी आपके नाम पूछे जाते हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस पोस्टल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो सिंपल सा क्या होता है कि ये एक आपका सर्कल है, ये आपका कोई एक सर्कल है, इस सर्कल का जो एक एरिया होता है या इसका जो प्रशासनिक जो अधिकार क्षेत्र है वो सामान्यतः जो सर्कल है उस सर्कल की राज्य की सीमाओं के भीतर ही होता है, लेकिन कुछ सर्कल्स में अपने राज्य की सीमाओं को वो कवर करते हैं, इनके अलावा वो किसी क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं, वो किसी अन्य राज्य के ऊपर भी शासन कर सकते हैं, वो किसी अन्य यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर भी अपना पोस्टल अधिकार क्षेत्र भी साझा कर सकते हैं। ऐसे टोटल 6 से 7 सर्कल्स हैं जो इस तरीके से आपके हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि जो आपका सर्कल है ऐसा कौन सा सर्कल है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वो शामिल है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर लिख ले, आंसर आपका वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस प्रश्न को दोबारा से और उल्टे तरीके से करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा था। प्रश्न में है कि वेस्ट बंगाल सर्कल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए वेस्ट बंगाल राज्य, ऑप्शन नंबर बी देखिए सिक्किम राज्य और ऑप्शन नंबर सी देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी देखिए उपरोक्त सभी। तो वेस्ट बंगाल जो सर्कल है उसमें वेस्ट बंगाल राज्य की भी सीमा लगती है, सिक्किम पर भी वो अपना शासन करते हैं, उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी उनका पोस्टल क्षेत्र रहता है, पोस्टल अधिकार रहता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। बात कर रहे थे हम लोग सर्कल के बारे में, टोटल 23 सर्कल्स हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नंबर ऑफ सर्कल्स पूरे इंडिया में कितने हैं? 23 हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक बेस सर्कल भी देखने को मिलता है। बेस सर्कल आर्मी के लोगों को अपनी सेवाएं देता है और इस सर्कल का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अतिरिक्त महानिदेशक, जो कि सेना में किसके समकक्ष होते हैं? सेना में जो पद मेजर जनरल का होता है वही पद एडिशनल डायरेक्टर जनरल बेस सर्कल में रखते हैं, उतना ही ओहदा वो रखते हैं। बात करें सर्कल्स की, सर्कल्स को 23 नंबर से यानी कि पूरे इंडिया को 23 सर्कल्स में बांटा गया है। सर्कल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। उसके बाद में सर्कल्स को रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजन्स के जो हेड होते हैं वो पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि PMG होते हैं। रीजन्स को आगे डिवीजन्स में बांटा गया है, डिवीजन्स में बांटा गया है। डिवीजन्स के जो हेड होते हैं वो सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट होते हैं। इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न पूछा गया कि अपने वर्तमान स्वरूप में डाक विभाग गठन कब हुआ था? यानी कि जो आज का जो आपका पोस्ट ऑफिस है, आज का जो पोस्ट ऑफिस है वो कब से चला आ रहा है, यानी कि आपका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से लागू हुआ था, कब गठन हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1854 का जो पोस्ट ऑफिस है वही पोस्ट ऑफिस आपको आज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? तो आप लोग ध्यान रखें, फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो शब्द हैं वो है वैल्यू डाई, दूसरा है आपका लाइसेंस डाई,
ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं? ये फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हुए हैं। फ्रैंकिंग मशीन की छाप कैसी होती है? फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप होती है वो रेड कलर की होती है, लाल कलर की होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो कौन जारी करता है? तो उसको जारी करते हैं मंडल के प्रमुख, यानी कि सुप्रीडेंट करेंगे या सीनियर सुप्रीडेंट लाइसेंस जारी करते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न पूछा गया, किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए पोस्टल शुल्क कितना लगता है? सिंपल सा क्या होता है कि एक प्रेषक है, एक व्यक्ति है प्रेषक ने किसी डाक वस्तु को किसी एड्रेस पर भेजा प्राप्तकर्ता के लिए। वो चाहते हैं कि उनका जो आर्टिकल है वो प्राप्तकर्ता को ना दे करके उन्हीं को वापस लौटा दिया जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉल ऑफ एन आर्टिकल। डाक वस्तु को वापस बुलाना, इस प्रोसेस को कहते हैं। और इसके लिए जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 6 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है कि प्रेषक को अपनी डाक वापस मंगवानी है तो वो संबंधित पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को एक एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन पर 6 रुपए की डाक टिकट, यानी कि जो 6 रुपए चार्ज लगना है वो कैसे पेमेंट करेंगे? उसका कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, 6 रुपए की डाक टिकट लगा करके इसी एप्लीकेशन पर वो इस एप्लीकेशन को पोस्ट मास्टर को दे देंगे। पोस्ट मास्टर इस एप्लीकेशन को फर्दर अपने डिविजनल हेड के पास में भेजेगा। डिविजनल हेड यानी कि जो डिवीजन ऑफिस है वहां से इसकी कार्रवाई की जाएगी और आपके आर्टिकल्स को यथासंभव प्रेषक को लौटाने की कोशिश की जाएगी। अगर आर्टिकल को प्रेषक को नहीं लौटाया जाएगा तो ये जो 6 रुपए जो चार्जेस दिए थे इसको रिफंड नहीं किया जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न पूछा गया है कि बीमाकृत वस्तु के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी? यानी कि एक इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी वैल्यू कितने से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाती है? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि विंडो डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ये निःशुल्क दिए जाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैसे दिए जाते हैं ऐसे आर्टिकल्स को? निःशुल्क दिया जाएगा। बात करेंगे आप लोग इंश्योर्ड आर्टिकल की, तो इंश्योर्ड आर्टिकल की बात करें, बीमित आर्टिकल की बात करें तो बीमित आर्टिकल अगर 500 रुपए से ज्यादा का है तो उसकी डिलीवरी विंडो डिलीवरी की जाएगी। अगर आपका बीपी आर्टिकल जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो उसकी भी जो डिलीवरी है वो विंडो डिलीवरी की जाती है। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों ही लिमिट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया इंश्योर्ड आर्टिकल की लिमिट, तो इसकी लिमिट होती है 500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न पूछा गया कि सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाकर रखी जाती है? तो शिकायत एवं सुझाव जो पुस्तिका है वो एचओ में भी मिलेगी, एसओ में भी मिलेगी और बीओ में भी मिलेगी। इसका मतलब है कि सभी ऑफिस में सजेशन एंड कंप्लेंट बुक आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया कि अंध साहित्य पैकेट के भार की सीमा क्या है? तो जो ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट्स होते हैं, बीएलपी के जो पैकेट्स होते हैं वो अधिकतम 7 किलोग्राम तक के भेजे जा सकते हैं। इन पर सिर्फ और सिर्फ हवाई शुल्क लगता है। इनके अलावा जो भी चार्जेस हैं वो उनसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि अन्य शुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। बीएलपी को अगर हवाई माध्यम से भेजा जाएगा तो हवाई शुल्क लगेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनः निर्देश कर सकता है? अभी तक हम लोग इससे पहले क्या बात कर रहे थे? रिकॉल ऑफ एन आर्टिकल की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग रीडायरेक्शन की। इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम लोग जानेंगे। रिकॉल के बारे में जान चुके हैं, अब जानेंगे रीडायरेक्शन के बारे में, फिर जानेंगे इनके अंतर क्या है दोनों में। तो सिंपल सा ये है कि एक व्यक्ति ने कोई डाक भेजी, बी नाम के व्यक्ति को भेजी। यहां पर जाने पर पता चलता है कि प्राप्तकर्ता इस एड्रेस पर नहीं रहता है, किसी अन्य एड्रेस पर रहता है, तो ऐसे आर्टिकल को रीडायरेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को रीडायरेक्शन कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। रीडायरेक्शन कौन कर सकता है? एक व्यक्ति ने यानी कि प्रेषक ने अपनी डाक भेजी, प्राप्तकर्ता के लिए भेजी, जो इस आर्टिकल पर जो भी एड्रेस था यानी कि जहां पर इस आर्टिकल को जाना था वहां से ही इस आर्टिकल को रीडायरेक्ट करके किसी अन्य जगह पर भेजा जा सकता है। बीच से ही रीडायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो पुनर्निर्देशन कहां से होगा?
पुनः निर्देशन होगा गंतव्य के कार्यालय से, यानी कि ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन से होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब आप लोग दोनों में अंतर देखें, रिकॉल और रिडायरेक्शन में क्या अंतर है। रिकॉल और रिडायरेक्शन में क्या अंतर है। रिकॉल में जो व्यक्ति भेजने वाला है वो व्यक्ति अपने आर्टिकल को अपने पास में वापस बुलवाता है। रिडायरेक्शन में एक व्यक्ति जो भेजता है सेंडर के लिए, सेंडर जो भेजता है प्राप्तकर्ता के लिए, एड्रेस के लिए जो भेजता है, प्राप्तकर्ता उस एड्रेस पर ना मिलकर के किसी अन्य जगह पर रहता है तो यथासंभव कोशिश की जाती है कि उसके एड्रेस पर आर्टिकल को भेजकर उसकी डिलीवरी की जाए। यही दोनों में अंतर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। रिकॉल ऑफ एन आर्टिकल को हम लोग कहीं से बीच में भी अगर आर्टिकल चल रहा है, यानी कि जहां के लिए भेजा है वहां पर नहीं पहुंचा है, उससे पहले भी हम लोग इस आर्टिकल को रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन रिडायरेक्शन जहां के लिए भेजा है उस ऑफिस से ही इसका रिडायरेक्शन होगा, बीच से ही रिडायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे पॉइंट्स आप लोगों से कहीं ना कहीं ऑप्शंस के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं। सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी मेल में आता है। तो फर्स्ट क्लास की जो मेल्स है, प्रथम श्रेणी की जो मेल्स हैं, उनको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप लोग अपने आंसर की तरफ चलें। तो फर्स्ट क्लास की जो मेल्स होती हैं उनमें लेटर्स आते हैं, पत्र आते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड आते हैं, उसके अलावा पोस्ट कार्ड आते हैं। अब देखें आप लोग ऑप्शंस को। ऑप्शंस में लेटर बुक पैकेट्स एंड लेटर कार्ड बुक पैकेट सेकंड क्लास की मेल है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखें, लेटर्स लेटर कार्ड एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेकंड क्लास की मेल है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखें, लेटर्स पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, लेटर ब्लेंड रजिस्टर पैकेट एंड लेटर कार्ड्स BLPB सेकंड क्लास की मेल है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न आपसे ये भी पूछे गए हैं कि किस स्कीम के तहत फर्स्ट क्लास की जो मेल्स हैं उन्हें हवाई माध्यम से भेजा जाता है। तो ऑल अप स्कीम के माध्यम से फर्स्ट क्लास की जो मेल्स हैं, इनके अलावा मनी ऑर्डर्स को भी बाई एयर मेल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। हवाई माध्यम से भेजा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न पूछा गया कि किसी सर्किल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां एक से अधिक ऐसे हेड ऑफिस है जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया गया है, क्या कहलाता है। सिंपल सा कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका एक सर्कल है, ये इसकी हेडक्वार्टर है और इस हेडक्वार्टर से प्रथम श्रेणी की जो भी हेड ऑफिस जुड़ी होगी, फर्स्ट क्लास की जो भी HO जुड़ी होगी, फर्स्ट क्लास की जो इससे हेड ऑफिस जुड़ी होगी, उस हेड ऑफिस को हेड ऑफिस नहीं कहते हैं, फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस नहीं कहते हैं, उसे GPO कहते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये परिभाषा है जनरल पोस्ट ऑफिस की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब आपके पास में सर्कल्स की संख्या 23 है तो हेडक्वार्टर्स की भी संख्या 23 होगी, इस बात का भी आपको अंदाजा है, 23 हेडक्वार्टर्स होंगे। और हेडक्वार्टर्स 23 है तो इससे एक जो फर्स्ट क्लास की जो HO इससे जुड़ी होती है उसे GPO कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि GPO की जो संख्या है वो भी 23 होनी चाहिए। लेकिन यही कंफ्यूजन है, यहीं से आप गलत करोगे। नंबर ऑफ GPO की जो संख्या है वो 24 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो दिल्ली सर्कल है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वहां पर 2 GPO हैं। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा GPO है, एक अतिरिक्त GPO है। तो नंबर ऑफ GPO कितने हो जाएंगे टोटल? नंबर ऑफ GPO आपके पास में टोटल हो जाएंगे 24। जनरल पोस्ट ऑफिस की जो संख्या है वो 24 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न पूछा गया कि किसी डाकघर के ड्यू मेल और शॉर्टिंग सूची किसके द्वारा जारी की जाती है। तो बात करें ड्यू मेल के बारे में, बात करें शॉर्टिंग लिस्ट के बारे में, चाहे बात करें हम लोग A ऑर्डर्स की, चाहे बात करें हम लोग B ऑर्डर्स की, चाहे बात करें हम लोग TB ऑर्डर्स की, तो A ऑर्डर, B ऑर्डर, TB ऑर्डर जारी किए जाएंगे किसके द्वारा? RMS के जो हेड हैं, सुपरडेंट या सीनियर सुपरडेंट, उनके द्वारा। और बात करें ड्यू मेल लिस्ट की
और सॉर्टिंग लिस्ट की, तो इसको कौन जारी करेगा, तो इसको जारी करेगा सुपरिटेंडेंट। कौन सा, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न, यानी कि संबंधित डाकघर के जो अधीक्षक हैं वो इसको जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि यूनिट बैंक कार्यालय अपनी दैनिक बैंक बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजता है। क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोग पढ़ ले। यूनिट बैंक ऑफिस अपनी जो डेली बैंक बैलेंस रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस को भेजता है, और डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस अपनी जो डेली जो वीकली जो बैंक बैलेंस रिपोर्ट है वो सर्कल बैंक ऑफिस को भेजता है, और सर्कल का जो बैंक ऑफिस है वो अपनी मंथली जो बैंक बैलेंस रिपोर्ट है वो सेंट्रल बैंक ऑफिस को भेजता है। तो यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है कि यूनिट बैंक ऑफिस अपनी डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस को रोजाना डेली अपनी बैंक बैलेंस रिपोर्ट भेजता है, इस बात का ध्यान रखें। डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस सर्कल के बैंक ऑफिस के लिए वीकली यानी कि सप्ताह में एक बार आपकी जो बैंक बैलेंस रिपोर्ट है वो भेजेगा। सर्कल की जो बैंक ऑफिस है वो सेंट्रल बैंक ऑफिस के लिए मंथली यानी कि महीने में एक बार आपकी बैंक बैलेंस रिपोर्ट को भेजता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें, पूछा कुछ भी जा सकता है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट बैंक ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस को डेली जो अपनी बैंक बैलेंस रिपोर्ट भेजता है, प्रश्न पूछा गया यूनिट बैंक ऑफिस अपनी दैनिक बैंक बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजेगा, तो ये भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया टीएमओ का पूरा नाम क्या है, तो टीएमओ का पूरा नाम है ट्रांजिट मेल ऑफिस। प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एसएमओ का पूरा नाम क्या है, एसएमओ का पूरा नाम है सॉर्टिंग मेल ऑफिस। बात करें टीएमओ की या ट्रांजिट सेक्शंस की बात करें, इनके इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं, तो इनके इंचार्ज अधिकारी या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट, कोई भी एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया कि लेबल बंडल के ऊपर बांधी जाने वाली लेबल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो ये आपका लेबल बंडल है, इसकी गर्दन पर एक लेबल लगाया जाता है, और इस लेबल को क्या कहते हैं, इस लेबल को कहते हैं चेक स्लिप। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेबल बंडल दो प्रकार के कौन कौन से, स्टेशन बंडल और शॉर्टिंग बंडल, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि स्टेशन बंडल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो स्टेशन बंडल में स्टेशन की अपंजीकृत वस्तुएं ही होती हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं स्टेशन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली जो यात्रा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे ट्रिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।